देश में आम चुनावों के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब बाकी बचे 3 चरण में कैसे अपने पक्ष में चुनावी जंग को किया जाए, इसके लिए तमाम गठबंधनों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। बिहार में 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए का पिछली दफे कब्जा रहा था, लेकिन क्या ये प्रदर्शन एक बार फिर से बिहार में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ दोहरा पाएगी, ये सवाल बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से दावा है कि 40 की 40 सीटों पर इस बार जीत हासिल करेगी। किशनगंज इकलौती सीट जो 2019 में बीजेपी जीतने से चूक गई थी, यानी एनडीए गठबंधन चूक गया था, उस सीट पर भी इस बार जीत के दावे हो रहे हैं। लेकिन सामने महागठबंधन है। महागठबंधन के खेमे की तरफ से और खासतौर पे तेजस्वी यादव हर दिन तमाम जनसभाओं में और पटना में मीडिया के सामने ये बताना नहीं भूलते या दावा करना नहीं चूकते कि इस बार बिहार का परिणाम चौंकाने वाला होगा। तेजस्वी यादव इन दिनों जो चुनावी जनसभा करते हैं और जब वो पटना से रवाना होते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके साथ वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी मौजूद रहते हैं। मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में बिल्कुल आखिरी वक्त में हुई थी। इस बार तेजस्वी यादव ने बहुत रणनीति के तहत मुकेश सहनी को अपने साथ लिया, लेकिन मुकेश सहनी जो खुद निषाद जाति मतलब मलाह जाति से आते हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश सहनी कभी एनडीए के साथ हुआ करते थे, कभी महागठबंधन के भी साथ रहे, और पिछली दफे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात सबको याद होगी कि किस तरह मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। मुकेश सहनी ने तब बाद में एनडीए का दामन थामा था और एनडीए के साथ लड़ते हुए उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। मतलब उनकी पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की, सदस्यों ने, उम्मीदवारों ने, और बाद में उनके रिश्ते बिगड़े जब बीजेपी से वो उत्तर प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर के बिगड़े, क्योंकि मुकेश सहनी यूपी में उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। वहाँ पहले से ही संजय निषाद की पार्टी अलायंस में थी बीजेपी के साथ, और जो कुछ हुआ जब वो खुद योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हो गए, तो नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के संबंध बिगड़ते गए मुकेश सहनी से, और मुकेश सहनी बाद में कैबिनेट से भी चले गए और उनकी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी में बिहार में शामिल हो गए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मुकेश सहनी ने अंतिम दौर तक बीजेपी के साथ आने का विकल्प खुला रखा। वो एक मांग करते रहे कि जो निषाद जाति है उसको SC/ST के दायरे में लाया जाए, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इसके लिए वो अपना तर्क भी देते हैं। लेकिन बिहार में जो मलाह जाति को लेकर के जातीय जनगणना में आंकड़े आए हैं वो लगभग 3% के आसपास हैं। हालांकि मुकेश सहनी कहते हैं कि जो मलाह जाति है, निषाद जाति है, उसका अलग अलग वर्गीकरण है, कहीं बेलदार, कहीं बाकी दूसरी जातियों के तौर पर उनको गिना जाता है, और जातीय जनगणना में इन आंकड़ों को तोड़ दिया गया अलग अलग जातियों के तौर पे, जबकि केवट, निषाद, मलाह और बेलदार ये तमाम जातियां जो हैं वो एक ही मलाह जाति से आती हैं। अब मुकेश सहनी इन दावों के बूते अपना वोट बैंक होने का दावा करते हैं, और शायद उस वोट बैंक के ऊपर इस वक्त तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी कांग्रेस के नेताओं को भले ही अपने साथ लेकर वो नहीं जाते चौपर से चुनावी जनसभाओं के लिए, उनके साथ उनकी मौजूदगी नहीं होती है, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता हों, लेकिन मुकेश सहनी उनके साथ साए की तरह खड़े रहते हैं। जो पहले 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें मुकेश सहनी का फैक्टर कितना कारगर रहा है महागठबंधन के लिए, इसको लेकर के अपने दावे भी हैं। लेकिन चौथे चरण के वोटिंग के दौरान दरभंगा सीट पर मतदान हुआ था, और दरभंगा सीट सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा सकता है मुकेश सहनी के लिए। मुकेश सहनी खुद भी इसी इलाके से आते हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी ने मुकेश सहनी की राजनीति को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई एनडीए ने, उसमें 2 मंत्री शामिल किए गए उनकी ही जाति से,
एक मदन सहनी जो जेडीयू कोटे से हैं और दूसरे हरी सहनी जो बीजेपी के कोटे से हैं, और दोनों इसी दरभंगा के इलाके से आते हैं। तो वहां पर क्या हरी सहनी और मदन सहनी के बूते मुकेश सहनी को रोक पाने में बीजेपी या एनडीए कामयाब रही है? बड़ा सवाल ये भी है। और अगर चौथे चरण से आगे निकलकर पांचवें और बाकी बचे 3 चरणों की बात करें तो मुजफ्फरपुर और जो वैशाली का इलाका है वहां आकर के मुकेश सहनी का फैक्टर और बड़ा हो जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर पिछली दफे बीजेपी के अजय निषाद चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काटा। जिन 2 सांसदों का टिकट बीजेपी ने बिहार में काटा, मौजूदा सांसदों का, उसमें बक्सर से सुनील चौबे और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद शामिल थे। और साथ ही साथ सासाराम से जो सांसद थे छेदी पासवान, उनका भी टिकट कटा। 3 सांसदों का टिकट कटा। अजय निषाद की जगह इस बार राजभूषण चौधरी निषाद को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और राजभूषण चौधरी निषाद क्या इस बार वहां कोई फैक्टर होंगे? अगर वो जीतते हैं तो मुकेश सहनी फैक्टर वहां कमजोर माना जाएगा। और इस बार दिलचस्प ये है कि अजय निषाद कांग्रेस से उम्मीदवार वहां बने हैं, मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो मुकेश सहनी को इस बार वहां ये इंश्योर करना है कि वो अजय निषाद को जीत दिलवाएं। वहां निषादों का अच्छा खासा वोट है मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों सीटों पे। तो वहां जो भी परिणाम वहां के आएंगे 4 जून को, या जो वोट पड़ेंगे जब यहाँ चुनाव होंगे आगामी चरणों में, तो वहां क्या फैक्टर होता है, क्या तस्वीर निकलती है, ये मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ तेजस्वी यादव की तरफ से जो बड़ा दांव खेला गया है निषाद मलाह जाति के वोटरों की गोलबंदी को लेकर के, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, ईबीसी जिसका 36% हिस्सा है, उसी 36% में ये तबका है। और बिहार के लगभग हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इसकी मौजूदगी है, अच्छी खासी संख्या है। तो तेजस्वी यादव ने जो इन्वेस्टमेंट, एक तरह से पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है मुकेश सहनी के ऊपर, वो क्या रंग दिखाएगा, ये बड़ा सवाल है। इंतजार सबको है 4 जून तक। बिहार में अलग अलग समीकरण, चुनाव नतीजे के बाद उसकी व्याख्या होगी, लेकिन मुकेश सहनी की भी व्याख्या होगी उनके राजनीतिक करियर को लेकर के, उनकी उपयोगिता को लेकर के महागठबंधन में, और तेजस्वी यादव ने जो उन पर बहुत भरोसा दिखाया है उस भरोसे को लेकर के। इसी तरह की तमाम खबरें आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।